होल्डिंग इन सब्सिडियरी कंपनी में आज का हमारा टॉपिक है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। होल्डिंग इन सब्सिडियरी कंपनी में हमारा टॉपिक है आज का एकीकृत लाभ हानि का विवरण। जैसे हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई थी पहले, यानी होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट को मिला के हमने उनको समेकित किया था, उसी तरह से अब हम देखेंगे कि उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सूचनाओं को हम कैसे आपस में कंसोलिडेट करके उसका स्टेटमेंट तैयार करेंगे। एकीकृत लाभ हानि का विवरण समूह के लाभ को प्रदर्शित करता है, जिसमें अंशधारी कंपनी के लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आय की मदों के अलावा होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी के खातों में हानि एवं खर्चों को भी अलग अलग एवं सामूहिक रूप से दिखाते हैं। एकीकृत लाभ हानि खाता बनाते समय हमें कुछ विशेष समायोजन करने होते हैं। वो कौन कौन से समायोजन हैं? उसमें पहला है अंतर कंपनी क्रय विक्रय को एक दूसरे से हटा देना चाहिए, यानी परचेज और सेल्स यदि होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी के बीच में म्यूचुअल यदि हुए हैं तो ऐसे म्यूचुअल ट्रांजेक्शन में हम परचेज और सेल्स दोनों में से उस राशि को अपन लेस करके दिखा देंगे। इसी तरह से यदि कोई म्यूचुअल खर्चे और इनकम है, जो होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी के बीच में यदि कोई म्यूचुअल खर्चे या इनकम हुई है तो वो भी हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पी बनाते समय दोनों तरफ से उसको हटा देंगे। यदि अंतिम स्टॉक में न वसूल हुआ लाभ शामिल है, यानी यदि खरीदने और बेचने का ट्रांजैक्शन होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी के मध्य हुआ है और उसमें से कोई बिना बिका हुआ माल रह गया है हमारे स्टॉक में, तो उस स्टॉक में जितना भी न वसूल हुआ लाभ शामिल होगा उससे हम एक स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाएंगे, जिसे हम कंसोलिडेटेड P&L में क्रेडिट करके दिखाएंगे। इसी तरह सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनी से अथवा सहायक कंपनी द्वारा सूत्रधारी कंपनी से उसके डिवेंचर्स पर या उनके शेयर्स पे कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है तो ये भी हमको म्यूचुअल ट्रांजैक्शन मानकर दोनों तरफ से हटा देना है, इनको शो नहीं करना है। लाभ हानि ऋण पत्रों के ब्याज पे यदि कोई कर लगा है तो उस कर को हम म्यूचुअल ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे, क्योंकि कर हमें सरकार के पक्ष में देय होता है, तो उस कर का कोई भी समायोजन नहीं किया जाएगा। यदि सहायक कंपनी द्वारा यानी सब्सिडी कंपनी द्वारा कोई लाभांश प्रस्तावित किया गया है, कोई डिविडेंड प्रपोज किया गया है और सूत्रधारी कंपनी ने प्रस्तावित लाभांश में अपने हिस्से को लाभ हानि खाते में क्रेडिट कर लिया है, तो एकीकृत लाभ हानि खाता विवरण बनाते समय सहायक कंपनी के प्रस्तावित लाभांश को समाप्त कर दिया जाएगा और सूत्रधारी कंपनी द्वारा क्रेडिट किए गए प्रस्तावित लाभांश को हटा दिया जाएगा। यानी कोई प्रपोज किया हमने डिविडेंड और उसको इनकम मानते हुए होल्डिंग कंपनी ने क्रेडिट कर लिया, तो होल्डिंग कंपनी के हिस्से तक के लाभांश को अपन म्यूचुअल ट्रांजैक्शन मान के दोनों तरफ से हटा देंगे। जो माइनॉरिटीज़ का हिस्सा है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जोड़ के दिखा देंगे। यदि सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनी के प्रस्तावित लाभांश के अपने हिस्से को लाभ हानि खाते में क्रेडिट नहीं किया गया है तो एकीकृत लाभ हानि का विवरण बनाते समय सहायक कंपनी के प्रस्तावित लाभांश को हटा दिया जाएगा और माइनॉरिटी के हित को उनके गणना करते समय उसमें शामिल कर लिया जाएगा। यानी उसकी गणना जो होगी वो प्रपोज लाभांश के पहले जो लाभ होगा उस पर ही की जाएगी। यदि सहायक कंपनी द्वारा निर्गमित पूर्वाधिकार अंश बाह्य दायित्वों द्वारा धारित है तो सहायक कंपनी को लाभ होने की स्थिति में इन पे बकाया लाभांश की राशि को अल्पमत अंशधारियों के हित में गणना में शामिल किया जाएगा। यानी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने नहीं ले रखे हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स का जो लाभांश होगा वो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट में जोड़कर दिखाएंगे। अंश अधिग्रहण की तिथि से पूर्व सहायक कंपनी के लाभों में सूत्रधारी कंपनी का जो हिस्सा होगा, ये जो भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में जो हिस्सा होगा होल्डिंग कंपनी का, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे। यदि कैपिटल रिजर्व है तो उसमें कर देंगे या फिर गुडविल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, जो भी अकाउंट हमारा खुला हुआ होगा। अल्पमत अंशधारियों का हिस्सा निकालते समय हम उसमें एक तो पिछले वर्ष के लायक है, शेष में उसका हिस्सा निकाल लेंगे। एक लाभांश एवं रिजर्व संचयों को स्थानांतरण करने से पहले जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें हिस्सा निकाल लेंगे। यदि प्रेफरेंस शेयर्स का कोई डिविडेंड लाभांश यदि हमारा प्रस्तावित है तो उसका लाभांश भी इसमें शामिल किया जाएगा। यदि संपत्तियों के रिवैल्यूएशन से पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास का कोई समायोजन है वो भी इसमें कर दिया जाएगा। और यदि इंटरिम डिविडेंड है जो हमें पहले ही मिल चुका है तो उसमें सब्सिडियरी जो माइनॉरिटीज़ का हिस्सा जो होगा उसको हम इसमें से लेस करके दिखा देंगे। यदि सहायक कंपनी द्वारा कोई राशि संचयों में ट्रांसफ़र की गई है तो इसमें सूत्रधारी कंपनी के हित से संबंधित राशि एकीकृत लाभ हानि के विवरण को डेबिट करते समय संचय में
जोड़ के दिखाई जाएगी तथा माइनॉरिटी का जो हिस्सा होगा वो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर इंटरेस्ट में जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमें समायोजन करते हुए कंसोलिडेटेड पी&एल बनाने हैं। मेन बातों को मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। पहला, जो भी म्यूचुअल ट्रांजेक्शन्स होंगे, चाहे वो परचेज के हों, सेल्स के हों, एक्सपेंसेस के हों या इनकम को हो, उसमें हम म्यूचुअल ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देंगे और दोनों ही कंपनी की पुस्तकों में से वो हटा दिया जाएगा। जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में जो हिस्सा होगा होल्डिंग कंपनी का, उसको हम कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करके दिखाएंगे। म्यूचुअल ट्रांजेक्शन में बेचे गए माल में से यदि कोई ऐसा माल जिस पे लाभ शामिल करके बेचा गया था, उसकी कोई राशि स्टॉक में बच गई है, तो उस पे न वसूल हुआ लाभ ज्ञात करेंगे, जिसे हम स्टॉक रिजर्व में ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे। माइनॉरिटी का हिस्सा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में, प्रेफरेंशियल डिविडेंड यदि हो तो उसमें हिस्सा उनको जोड़कर इसमें से इंटरिम डिविडेंड घटा देंगे। शेष जो राशि बचेगी वो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट के नाम से घटाकर दिखाई जाएगी नेट प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। ये सब बातें ध्यान रखते हुए हमको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अब हम एग्जांपल लेके देखेंगे। इस एग्जांपल में हमें एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दे रखी है। यहाँ पे सूचना दे रखी है हमको सेल्स की, दोनों की सेल्स दे रखी है। डिवेंचर इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरिम डिविडेंड दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है 3 लाख एंड 2 लाख, फाइनेंशियल कॉस्ट रिलेटेड टू एस लिमिटेड, यानी डिबेंचर इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो हमें दे रखा है। एस लिमिटेड ने 2400 का लाभांश चुकाया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चुकाया है, जिसमें 1200 का हिस्सा एच लिमिटेड का है। तो ये 1200 चूँकि म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है, इसे हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय एडजस्ट कर देंगे और कंसोलिडेटेड पी&एल में सिर्फ 1200 रुपये ही दिखाए जाएंगे। अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, टैक्स एक्सपेंसेस हैं। इसमें अदर इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि एस लिमिटेड की निर्गमित अंश पूंजी में 10 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त 8000 इक्विटी अंश और 10 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त 2006% प्रेफरेंस शेयर शामिल हैं। यानी इसमें 8000 इक्विटी शेयर्स हैं और 2000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। एस लिमिटेड का समावेलन 1 अप्रैल 2019 को हुआ। उसने 10 रुपये वाले 4006% डिबेंचर भी इशू किए हुए हैं। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 6000 इक्विटी अंश यानी 8000 अंशों में से 6000 इक्विटी अंश 1 जुलाई को खरीदे हैं। इसका मतलब अप्रैल मई जून 3 मंथ्स हमारा प्री प्रॉफिट हो जाएगा और 9 महीने हमारा यहाँ पर पोस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। उसने 6000 इक्विटी अंश खरीदे हैं और उसने 20,000 रुपये के डिबेंचर्स भी 1 अप्रैल 2019 को ही खरीद लिए थे, यानी शुरू में खरीद लिए थे। तो डिबेंचर्स में इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट पूरे साल भर का किया जाएगा। 2019-20 वर्ष में एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को 30,000 का माल बेचा है, जो उसकी सेल्स में शामिल होगा और एच लिमिटेड की वो परचेज में शामिल होगा। तो 30,000 हम सेल्स और परचेज दोनों में से लेस करके दिखा देंगे, क्योंकि ये हमारा म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है। एस लिमिटेड द्वारा यह माल लागत में 50% जोड़कर बेचा गया था। इस माल का 1/4 भाग हमारा बच गया है क्लोजिंग स्टॉक में, तो इस पर हम ना वसूला लाभ निकाल लेंगे 50 डिवाइड बाय 150 करके, और इस राशि को हम ट्रांसफ़र कर देंगे स्टॉक रिजर्व में, जो हम घटा के दिखा देंगे। अब कंसोल बैलेंस शीट में हमारा जो फर्स्ट आइटम वो तो सिंपल सेल्स आ जाएगा, जिसमें हमारा जो एडजस्टमेंट होगा 30,000 का म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है, तो फर्स्ट आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आ जाएगा हमारा सेल्स। तो सेल्स यहाँ पर होल्डिंग कंपनी की है 3,80,000, सब्सिडरी कंपनी की है 3 लाख, और दोनों की जो म्यूचुअल है अपना ट्रांजेक्शन वो है हमारा 30,000। इसमें से लेस कर देंगे तो हमारी सेल्स आ जाएगी 6,50,000 रुपये की, 6,50,000 रुपीज़ की। सेकंड आ जाएगा हमारा अदर इनकम। अदर इनकम में एक तो डिवेंचर इंटरेस्ट है, चूँकि ये म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है एच और एस का, तो ये हमें दिखाना नहीं है। एस लिमिटेड की कोई अदर इनकम नहीं है। इंटरिम डिविडेंड ये भी हमको एडजस्ट करना है, तो ये दोनों नहीं दिखाए जाएंगे क्योंकि ये हमारे म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है। तो अदर इनकम हमारी हो जाएगी नील, ये निकल जाएगी हमारी टोटल रेवेन्यू। फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड होके हमारा आ जाएगा ये 6,50,000। इसके बाद दिखा देंगे हम एक्सपेंसेस।
फोर्थ आइटम में हमारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। एक्सपेंसिव फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्योंकि इसमें परचेज शामिल होता है तो 30,000 का एडजस्टमेंट यहाँ भी किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है हमारा 3 लाख होल्डिंग कंपनी का है, 2 लाख सब्सिडरी कंपनी का है, और इसमें से हम लेस कर देंगे 30,000 का म्यूचुअल ट्रांजेक्शन, तो ये हमारा आ जाएगा 4,70,000। फाइनेंस कॉस्ट जो हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है हमारी सब्सिडरी कंपनी में क्रेडिट में है 2400, होल्डिंग की डेबिट में है 1200 जो उसका खुद का इंटरेस्ट है, इसमें से एडजस्ट कर देंगे, बचे हुए 1200 हमारे कंसोलिडेटेड P&L में आ जाएंगे। अदर एक्सपेंसेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अदर एक्सपेंसेस हमारे एज इट इज़ आ जाएंगे। इसमें होल्डिंग के हैं यहाँ पर 30,000, सब्सिडरी के हैं 40,000, तो 30,000 प्लस 40,000, अदर एक्सपेंसेस हमारे आ जाएंगे 70,000, तो ये निकल जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे हमारे 5,41,200। रेवेन्यू में से हम टोटल एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा हमारा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फोर्थ आइटम, जो हमारा थर्ड आइटम था उसमें से हम फोर्थ आइटम को लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1,08,800। इसमें से हम लेस कर देंगे टैक्स एक्सपेंसेस। टैक्स एक्सपेंसेस इसमें होल्डिंग कंपनी के हैं 28,000, सब्सिडरी के हैं 24,000। टैक्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, वो हमको पूरा ही लेस करना है, तो 28,000 एंड 24,000। टैक्स एक्सपेंसेस आ जाएंगे हमारे 52,000, तो ये निकल जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो आ जाएगा हमारा 56,800। अब इसमें हमें एडजस्टमेंट करना होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, कैपिटल रिजर्व का और स्टॉक रिजर्व का, तो इसमें से हम लेस कर देंगे। एक तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एक इसमें से लेस कर देंगे हम स्टॉक रिजर्व जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का हिस्सा होगा, और एक स्टॉक रिजर्व जो हमारा न बिके हुए माल में क्लोजिंग स्टॉक में न वसूल हुआ लाभ होगा। इनको हम सॉल्व करते हैं वर्किंग नोट्स में। वर्किंग नोट्स में पहले हम शेयर निकालेंगे, तो शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी हमारा हो जाएगा, इसने 6,000 शेयर्स परचेज किए आउट ऑफ 8,000 शेयर्स, इसका हो जाएगा 6/8, या इसको और ऐसे कह सकते हैं 3/4। तो यहाँ पर बी शेयर ऑफ माइनॉरिटी वो हमारा हो जाएगा 1 - 3/4 यानी 1/4, तो 1/4 इसमें हिस्सा हो जाएगा माइनॉरिटीज़ का, 3/4 हिस्सा हो जाएगा इसमें होल्डिंग कंपनी का। सेकंड हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद उसका ट्रांजेक्शन हमने कर ही लिया, 30,000 में लेस करके दिखा दिया था, 1,200 डिबेंचर इंटरेस्ट एडजस्ट कर लिया। अब हम निकालेंगे न वसूल हुआ लाभ, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। तो जो हमने माल सेल किया था वो 30,000 था, जिसमें से 1/4 हमारा बच गया था बिना बिका हुआ। इस पर हमने प्रॉफिट अर्न किया था कॉस्ट पर 50%, तो 50 डिवाइडेड बाय 150, तो ये हमारा आ जाएगा 7,500 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 150 यानी 2,500 रुपीज़। तो ये 2,500 हमारा आ जाएगा, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे स्टॉक रिजर्व में। फिर रिपीट कर रही हूँ, जो माल आपने म्यूचुअल ट्रांजेक्शन बेचा 30,000, जिसमें से 1/4 हमारा बच गया था स्टॉक में। पहले हम निकालेंगे कितना स्टॉक बचा हुआ है,
इस बचे हुए स्टॉक पे प्रॉफिट हमने अर्न किया था कॉस्ट प्लस 50%, तो रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट से हम निकाल लेंगे प्रॉफिट, तो ये हमारा आ जाएगा 2500, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे स्टॉक रिजर्व में। इसके बाद नेक्स्ट हम निकालेंगे कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व निकालेंगे उसके लिए हमको चाहिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। यहाँ पे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हम निकालेंगे इस तरीके से कि हमारा जो प्रॉफिट है एस लिमिटेड का, जो प्रॉफिट यहाँ दे रखा था क्वेश्चन में, वो है हमारा 57,600। बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट है वो है हमारा 57,600, जिसमें से टैक्स हमको लेस करना है 24,000, तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है हमारा 33,600। तो हम ले लेंगे बिफोर टैक्स प्रॉफिट है 57,600, जिसमें टैक्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, तो पुराना टैक्स आ जाएगा 24,000। ये हमारा जाएगा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। इसमें से हम लेस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो उसने प्रपोज़ किया, कि प्रपोज़ किया तो आपको लाभों में से लेस करना है, तो ये हमारा हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स थे हमारे 2 लाख रुपए के, जिसपे डिविडेंड रेट है हमारी 6%, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हो जाएगा हमारा 30,000। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है हमारा 6% ऑन 20,000, तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारी 1,200 रुपये, तो ये 1,200 और लेस कर देंगे इसमें से, ये एडजस्टमेंट हो जाएगा हमारा। तो टोटल जो प्रॉफिट बचेगा वो आ जाएगा हमारा 32,400, जिसमें फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून की जो अवधि है हमारी वो हो जाएगी प्री की, और फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च हमारी अवधि हो जाएगी पोस्ट की। तो ये हमारा 3:9। तो जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है वो निकल जाएगा 3 मंथ्स का। तो टोटल प्रॉफिट हमारा आ रहा है 32,400, जिसमें 3 मंथ का प्रॉफिट प्री है क्योंकि हमने इसको 1 जुलाई को परचेज़ किया है, तो ये आ जाएगा हमारा 8,100। इस 8,100 में शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी वो हमारा हो जाएगा 8,100 इंटू 3/4, तो इसकी राशि आ जाएगी हमारी 6,075, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो ये हमारा यहाँ कैपिटल रिजर्व के नाम से आ जाएगा 6,075, यानी स्टॉक में जो प्रॉफिट आपका अनलाइज प्रॉफिट शामिल है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे स्टॉक रिजर्व में, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में जो हिस्सा है होल्डिंग कंपनी का उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट निकालेंगे हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। इसमें निकल जाएगा हिस्सा हमारा शेयर इन प्री प्रॉफिट, शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और लेस इंटरिम डिविडेंड। तो पहले हम निकालेंगे शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट था 8,100, इसमें हिस्सा हो जाएगा इसका 1/4, तो यह आ जाएगा हमारा 2,025। इसमें हम ऐड कर देंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 8,100 हिस्सा था हमारा प्री का, तो पोस्ट का हिस्सा हो जाएगा यहाँ पर 32,400 इंटू 9/12, यानी पोस्ट प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 24,300। ये हमारा प्री प्रॉफिट है, तो ये हमारा पोस्ट प्रॉफिट है। तो यहाँ हम निकालेंगे 24,300 में माइनॉरिटी का हिस्सा हो जाएगा हमारा 1/4, तो ये निकल जाएगा 6,075। इसमें ऐड कर देंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया हुआ है, इस पर डिविडेंड हमने प्रपोज किया है। प्रेफरेंस शेयर्स चूँकि होल्डिंग कंपनी ने परचेज नहीं कर रखे हैं, तो पूरा डिविडेंड हमारा माइनॉरिटी में ही ऐड हो जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हमारा हो जाएगा यहाँ पर
6% ऑन 20,000 यानी 1200। ये तीनों हिस्से हो जाएंगे माइनॉरिटी के। इसमें से इंटरिम डिविडेंड जो पहले ही मिल चुका है उसको हम इसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि हमने डिविडेंड के एडजस्टमेंट किए बिना ही प्रॉफिट को इसमें शामिल किया हुआ है। तो इसमें जो भी प्रॉफिट डिविडेंड इंक्लूड है उसको हमको इसमें से लेस कर दें। तो लेस कर देंगे इसमें से हम इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वैसे निकाल लेंगे, बुक्स में हमको दे रखा है होल्डिंग कंपनी का हिस्सा था 8400, उसका हिस्सा है 3/4, तो टोटल डिविडेंड हो जाएगा 4/3, जिसमें माइनॉरिटी का हिस्सा हो जाएगा 1/4। ये निकल जाएगा हमारा 2800 रुपीज़। मैं फिर बता रही हूँ, इस इंटरिम डिविडेंड को यहाँ पे ऐसे निकाला गया है कि इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन में दे रखा है 8400 है होल्डिंग कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है 3/4, तो टोटल डिविडेंड निकल जाएगा इंटू 4/3। इस टोटल डिविडेंड में जो माइनॉरिटी का हिस्सा है वो है 1/4, तो राशि आ जाएगी हमारी 2800। तो ये निकल जाएगा हमारा माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। $6,500। तो यहाँ पे दिखा देंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट 6,500। तीनों को घटा देंगे इसमें से, ये हमारा आ जाएगा 15,075। इसको लेस कर देंगे तो बाकी जो बचेगा ये कहलाएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019-20। ये आ जाएगा हमारा 41,725 रुपीज़। ये तरीका है हमारा कंसोलिडेटेड P&L बनाने का। मैं फिर रिवाइज कर देती हूँ एक बार। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटर्स में सेल्स, यदि म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है परचेज सेल्स के, तो 30,000 हम सेल्स में से लेस करके दिखाएंगे और 30,000 हम परचेज या फिर कॉस्ट मतलब कंज्यूम जो भी दे रखा है उसमें से लेस करके दिखाएंगे। कोई भी म्यूचुअल एक्सपेंसेस है, डिबेंचर इंटरेस्ट की या किसी तरह के कोई एक्सपेंसेस या इनकम म्यूचुअल है तो वो आपको लेस कर देनी है। यहाँ पर जो फाइनेंस एक्सपेंसेस था यानी डिबेंचर इंटरेस्ट था वो 2400 का था, 1200 थे होल्डिंग कंपनी के, तो होल्डिंग कंपनी का हमने यहाँ से हटा दिया इनकम में से और एक्सपेंसेस में से भी आपने लेस कर दिया है। रिमेनिंग हम दिखा देंगे कंसोलिडेटेड P&L में। अदर एक्सपेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं था यहाँ पर। टैक्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, टैक्स की आपको सिंपल राशि पूरी लेस करके दिखानी है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के बाद हमको उसमें से 3 चीज़ लेस करनी है, एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, एक स्टॉक रिजर्व, एक कैप रिजर्व। स्टॉक रिजर्व मतलब यदि म्यूचुअल ट्रांजेक्शन में कोई माल बेचा गया था प्रॉफिट शामिल करके, उसमें से कोई स्टॉक बचा हुआ है तो उस पर ना वसूल हुआ लाभ स्टॉक रिजर्व के नाम से घटाया जाएगा। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में जो होल्डिंग कंपनी का हिस्सा होगा उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, वो भी यहाँ से हटा दिया जाएगा क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए हम माइनॉरिटी का हिस्सा निकाल लेंगे, एक तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में, एक हम निकाल देंगे उसका हिस्सा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में। यदि प्रेफरेंशियल डिविडेंड होल्डिंग कंपनी ने नहीं लिया है तो वो भी इसी में ऐड हो जाएगा। और इंटरिम डिविडेंड यदि क्वेश्चन में है जो आप पहले ले चुके हैं उसको हम इसमें से लेस कर देंगे। रिमेनिंग फिगर हमारा हो जाएगा माइनॉरिटी शेयर इंटरेस्ट। ये तीनों हम यदि लेस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये तरीका है हमारा इसको सॉल्व करने का। आज के लिए